हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, ये बैंकिंग क्राइसिस शुरू होने से पहले और अभी अगर लोगों के माइंडसेट को आप कंपेयर करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। जब पहली बैंक सिल्वर लाइन की न्यूज़ आई थी तो एक तरीके से लोगों ने उस न्यूज़ को इग्नोर कर दिया कि ये कोई बात ही नहीं है। इसके बाद जब एसवीबी की बैंक का इशू आया तो लोग कहने लगे कि ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है। कई लोगों ने ये कहा कि ये सिर्फ यूएस का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उस बैंकिंग जो इशू के डिटेल्स आने लगे और उसके बाद जब क्रेडिट स्विस की न्यूज़ आई तो एक तरीके से लोगों की सोच पूरी तरीके से बदल गई और लोगों ने, चाहे वो बैंकर्स हो, सेंट्रल बैंकर्स हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, सब अब ये इस बात को मान लिए हैं कि देयर इज़ अ बैंकिंग क्राइसिस। और वो सिर्फ यूएसए में ही नहीं है बल्कि दुनिया भर में है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और ये सारा कुछ जो है बैंकों के शेयर में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बैंक के स्टॉक्स दुनिया भर में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा गिरावट उन्हीं स्टॉक्स पे हमें देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि जो हमारे इंडियन बैंक के एडीआर्स हैं उनमें भी जो वो प्रीमियम कमांड करते थे वो भी अब एक तरीके से खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो लोग अब इस पूरे बैंकिंग सिस्टम को डाउट की नज़र से देख रहे हैं। दोस्तों, 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और एक बैंक के ऊपर बनाया था और मैंने कहा था कि किस तरीके से उनके एक टॉप एग्जीक्यूटिव जो है अपने सारे जो शेयर्स को बेचकर जो है किसी और कंपनी में जाकर नौकरी पकड़ ली। उसके बाद उस बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए और उसके बाद जो है उनकी स्ट्रक्चरिंग की भी खबरें आई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उस बैंक में प्रॉब्लम थी या होगी या वो बर्बाद हो जाएगा, मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे। तो उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लाइक किया और अच्छे खासे व्यूज़ भी मिले, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा उस वीडियो के लिए ट्रोल किया। दोस्तों, मैं यहाँ पर ये बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बैंकिंग का सिस्टम होता है एक तरीके से ब्लैक बॉक्स होता है। इसके अंदर क्या चल रहा है ये आपको उसकी सही पिक्चर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आपने देखा होगा पास्ट में भी कि कोई भी बैंक की जब प्रॉब्लम आती है तो वो एक सडन न्यूज़ आती है, उसे पहले से कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। और यही बैंकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा रिस्क है और यही कारण है कि मैंने हमेशा बैंक स्टॉक से दूर रहना ही अच्छा समझा है और ये मैं बार बार आपके साथ शेयर भी करता आया हूँ। अब आप देखिए ये जो बैंकिंग क्राइसिस हुई है किस तरीके से ये मार्केट को नीचे लेके जा रही है। और दोस्तों, मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करने जा रहा हूं कि इस वक्त जो है एफआईआई की अगर बात करें तो उन्होंने 2020 के बाद सबसे बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में। और इस तरीके की जो पोजीशंस उन्होंने कब बनाई थी लास्ट, वो 2020 मार्च के आसपास बनाई थी। और उस पोजीशन को बनाने के बाद क्या हुआ था, निफ्टी में करीब 1400 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। हालांकि उसके बाद हमें शार्प रिकवरी भी मार्केट में देखने को मिली थी। तो उसी तरीके की पोजीशंस अभी बनाई गई हैं और उस पोजीशंस को बनाने का ट्रिगर क्या था? ट्रिगर है कि अब देखिए आने वाले 2 दिनों में यानी कि मार्च 22 को फेड की मीटिंग होने वाली है और मार्केट जो है एक तरीके से सकते में है कि वहां पर क्या होने वाला है। तो इसके बारे में मैं वीडियो में आगे भी आपके साथ बात करूंगा। तो अगर 2020 में जो पोजीशंस बनाई थी एफआईआईज ने और उसके बाद मार्केट में अच्छे खासी गिरावट भी हुई लेकिन शार्प रिकवरी भी हुई। और रिकवरी की वजह क्या थी कि इंटरेस्ट रेट्स को गिराया जा रहा था और साथ में स्टिमुलस की भी संभावनाएं थी। लेकिन आज क्या इंटरेस्ट रेट्स को गिराया जा सकता है? चांसेस आर वेरी वेरी रेयर कि इंटरेस्ट रेट्स को गिराया जाएगा और चांसेस यही है, बेस्ट का सिनेरियो यही है कि इंटरेस्ट रेट्स को कुछ टाइम तक शायद फिक्स्ड रखा जाए और अगर बढ़ाया भी जाए तो मॉडरेटली बढ़ाया जाए। तो आने वाले टाइम में अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ये मार्केट के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होगा और बैंक के स्टॉक्स के लिए खास करके खतरनाक होगा। अभी संभावनाएं ऐसी जताई जा रही हैं कि जिस तरीके से यूएस बैंकिंग में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से अगले साइकिल में फेड जो है इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आप देखिए ईसीबी ने 0.5% का रेट को बढ़ाया तो फेड क्यों नहीं बढ़ा सकता है? अगर फेड ने इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाया, बिल्कुल जीरो इंक्रीज,
इन दैट केस मार्केट में एक शॉर्ट टर्म का राइज हो सकता है, क्योंकि मार्केट को शायद ये होप होगी कि अब फेड जो है उतने एग्रेसिवली रेट्स को नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर 0.25% भी अगर रेट्स फेड बढ़ाता है तो आप मान के चलिए कि बाजार के लिए वो नेगेटिव होगा। और अगर वहां रेट्स बढ़ते हैं तो आरबीआई को भी रेट्स बढ़ाना पड़ेगा, और ऑलरेडी जो है ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रेपो रेट जो है 0.25 आरबीआई बढ़ाने जा रहा है अगले साइकिल में। लेकिन अगर फेड रेट्स नहीं बढ़ाएगा तो चांसेस है कि आरबीआई भी शायद ना बढ़े। तो अगर दोनों वर्ल्ड्स में, इंडिया और यूएस में रेट्स नहीं बढ़ते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में मार्केट को एक पॉजिटिव ट्रिगर दे सकता है और हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। लेकिन तरीके से एफआईआईज ने बड़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई है फ्यूचर मार्केट में, तो ये तो यही इंडिकेट कर रहा है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला नहीं है इंटरेस्ट रेट्स फ्रंट में। हालांकि जो एफपीआईज होते हैं, एफआईआईज होते हैं, वो इंडेक्स फ्यूचर को दो रीजन से सेल करते हैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में। पहला ये कि वो अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए करते हैं कि भाई अगर कुछ फेड ने कुछ नेगेटिव कर दिया, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो गई, तो कुछ प्रॉफिट उनको फ्यूचर्स में हो जाएगा, तो पोर्टफोलियो लॉस जो है एक तरीके से बैलेंस हो जाएगा। और कुछ एफआईआईज जो है डायरेक्टली एज अ ट्रेडिंग पोजीशन बनाते हैं कि अगर मार्केट गिरेगा तो उसका उनको फायदा मिलेगा। तो इन आइदर केस, भले ही उन्होंने हेज करके बनाया हो या उन्होंने मार्केट की गिरावट का फायदा लेने के लिए बनाया हो, चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन इट इज परफेक्टली क्लियर कि दे आर नर्वस अबाउट दिस सिचुएशन एंड दे आर नर्वस अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन। और दोस्तों, सिर्फ एफआईआईज ही नहीं, सिर्फ मार्केट ही नहीं, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि हमारे चीफ सीईए जो है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उन्होंने भी हमें जो है इसके लिए कॉशियस किया है। तो आने वाले 2-3 दिनों में हमें मार्केट में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो आइए मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की एक पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं और सबसे पहले इंट्राडे की ओआई पोजीशंस को देखते हैं। तो जैसा कि पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि इंट्राडे में हमें बाउंसेस देखने को मिल रहे हैं, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, लेकिन वो सस्टेन नहीं हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देखिए कि जैसे ही बाउंस होता है, ओआई कट होता है, लेकिन वापस से फ्रेश कॉल्स की राइटिंग हो जाती है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। और एंड ऑफ द डे भी एक पैटर्न हमें देखने को मिलता है कि कॉल और पुट दोनों को जो है कट किया जाता है, यूजुअली बाय इंट्राडे ट्रेडर्स। तो यहाँ पर कोई भी हमें ड्रामेटिक पोजीशंस में बदलाव होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप निफ्टी की बात करें तो जो हमारा मार्केट शुरू होने से पहले जो ओपन इंटरेस्ट था कॉल का, उससे ऊपर ही ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, यानी कि आज भी कॉल की फ्रेश शॉर्टिंग की गई है, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो। अगर हम आज के ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देखिए 17,000 में जो है काफ़ी सारे पुट की राइटिंग हो रखी है, और ये हमें एक अंदाज़ा देती है कि मार्केट जो है अभी भी होपफुल है कि 17,000 से ऊपर मार्केट जाएगा। और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में आप देखिए यहाँ पर पुट्स को राइट करके रखा गया है। तो अगर इस डेटा को हम देखें तो अभी भी एक होप है कि शॉर्ट टर्म में एक मार्केट में बाउंस आएगा, क्योंकि मार्केट लगातार पिछले कई दिनों से गिर रहा है और बाउंस की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली है, और वही यहां पर भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है। भाई दोस्तों, आपको एक ओआई एनालिसिस दिखाता हूं। तो ऊपर वाला जो चार्ट है ये स्टॉक ऑप्शंस का है, इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को निकाल कर हमने एनालिसिस की है, और नीचे वाला निफ्टी और बैंक निफ्टी का है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस में कोई ड्रामेटिक बदलाव नहीं है। कॉल्स जो है जिस तरीके से बनी थी उसी तरीके से बनी हुई, उसी लेवल की, और ब्रॉडर मार्केट में कम बेरिशनेस दिखती है, इंडेक्स में ज़्यादा बेरिशनेस दिखती है। अब अगर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। कल जो है कॉल्स काफ़ी सारा फ्राइडे को दिन काटा गया, और आज एक फ्रेश कॉल में एडिशंस होती हुई हमें दिखी। तो ये एक फ्राइडे को, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक जनरल टेंडेंसी होती है कि लोग काफ़ी पोजीशंस को काटते हैं और उसके बाद फिर वीक स्टार्ट होते ही बिल्ड करते हैं। तो आज भी कॉल्स की फ्रेश एडिशंस होती हुई हमें दिख रही है। तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड दोनों में जो है सेल ही है। अगर हम लेवल्स की बात करें, अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो हम जो लेवल्स आपको पिछले 2-3 दिनों से दे रहे हैं वही लेवल होल्ड करेंगे, यानी कि हमें 39,670
इससे नीचे बैंक निफ्टी में शॉर्ट रहना है और निफ्टी में 17,281 से नीचे हमें शॉर्ट रहना है। तो दोनों में हमें शॉर्ट रहना है। इन लेवल्स में कोई बदलाव नहीं है। किसी भी पोजीशंस की अगर हम एनालिसिस करें किसी भी एंगल से तो हमें कोई बड़ी बदलाव होती हुई नहीं दिख रही है। अब अगर बात करें कि आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है, तो देखिए बैंक निफ्टी ज़्यादा वॉलेटाइल लग रहा है। इसमें हमें प्लस माइनस जो है 3 to 4% की मूवमेंट हो सकती है। और नीचे की साइड पर अगर हम बात करें तो 38,200 यहाँ तक जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि एक जंप भी पहले आ सकता है। तो अगर आप जो है नेकेड पोजीशंस बनाए हैं तो यू शुड बी कॉशियस। आपको तुरंत आप चाहें तो हेज करिए और नेकेड पोजीशंस को कैरी करना रिस्की हो सकता है क्योंकि वो आपको स्टॉप लॉस खा सकता है। निफ्टी में अगर हम देखें तो वहां पे हमें कम वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और निफ्टी का अंडरटोन भी पूरा बेरिश है और चांसेस आर कि निफ्टी जो है 16,700 ये लेवल्स हमें हमारे एल्गोज दे रहे हैं कि यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। बट ध्यान रहे कि 22 मार्च इज अ वेरी क्रिटिकल डे एंड वी हैव टू सी कि फेड क्या करता है। तब तक जो है वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए और ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। आइए दोस्तों अब आज क्या सीखे सेक्शन को शुरू करते हैं और इसमें हम आज बात करेंगे एल्गो ट्रेडिंग के बारे में। दोस्तों आप सब ने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो क्या एल्गो ट्रेडिंग करके हम मुनाफा कमा सकते हैं? पहले मैं आपको एल्गो ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बताता हूँ। देखिए दोस्तों एल्गो ट्रेडिंग इतनी सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एल्गो ट्रेडिंग कई तरीके की होती है और बेसिक से लेकर एडवांस होती है। एल्गो ट्रेडिंग एक सिस्टम होता है और इस सिस्टम में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें से जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो कौन होता है? पहला होता है आपका सिग्नल मॉड्यूल, यानी कि वो मॉड्यूल जो बाय और सेल सिग्नल्स को जनरेट करता है। और दूसरा जो क्रिटिकल मॉड्यूल ये होता है जो OMS यानी कि जो ऑर्डर्स को एक्सचेंज पे राउट करता है, ऑर्डर्स को मैनेज करता है। तो सिग्नल वाला जो मॉड्यूल होता है जो आपको बाय सेल सिग्नल जनरेट करता है जिसे हम अल्फा कहते हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आपके लिए एल्गो ट्रेडिंग सूटेबल होगा? तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि कोई गारंटी नहीं है कि आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। इनफैक्ट आपको लॉसेस हो सकते हैं और अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आप उससे ज़्यादा के लॉसेस भी हो सकते हैं। देयर इज़ नो गारंटी कि अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करेंगे तो आपका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। तो क्या आपको एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करना चाहिए? तो उसका आंसर ये है कि पहली चीज़ आपको ये पूछना है कि क्या आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसको आप मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हैं और उससे आपको प्रॉफिट रेगुलरली होता है। अगर इसका आंसर यस है तो एल्गो ट्रेडिंग आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपको एल्गो ट्रेडिंग को कंसीडर नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर खुद की एक स्ट्रैटेजी हो तभी हमें एल्गो ट्रेडिंग की तरफ जाना चाहिए। अब आजकल कई तरीके के एल्गो ट्रेडिंग सिस्टम आ गए हैं और उसमें से कुछ में इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस ये है कि जो इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होती है। अगर आप में से किसी ने एल्गो ट्रेडिंग यूज़ किया है तो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और अगर इस टॉपिक पर आप एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए ताकि मैं उस वीडियो को प्लान कर सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों।